आर्यन ऊपर अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ फोन से रिया से चैट कर रहा था। नीचे हॉल में बाबूजी और अम्मा माथा पकड़कर बैठे थे। हे भगवान, किस्मत ही फूटी है हमारी। पड़ोस वाली नीलम को देखो, उसका बेटा कल्लू, शक्ल ऐसी जैसे उल्टा तबाह हो, पर उसकी दूसरी शादी भी हो गई। पहली वाली को छोड़कर अब दूसरी को फंसा लाया। और हमारा नालायक बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, शहर के सबसे महंगे कॉलेज भेजा, पर मजाल है जो एक लड़की भी खुद पसंद कर ले। अरे भाग्यवान, पढ़ाया लिखा कर इसे जेंटलमैन बनाया था, मजनू नहीं। पर मुझे डर इस बात का है कि अगर इस साल इसकी शादी नहीं हुई तो पंडित जी ने कह दिया है कि अगला मुहूर्त पूरे 5 साल बाद निकलेगा। 5 साल? तब तो मेरा बेटा आधा गंजा हो जाएगा। वैसे ही मांगलिक दोष की तलवार लटकी है इसके सिर पर। 28 का हो गया है, क्या 33 में घोड़ी चढ़ाओगे? आर्यन ऊपर सीढ़ियों के पास आकर ये बातें सुन लेता है। उसके पसीने छूट जाते हैं। वो तेरी 5 साल का वनवास, ये तो राम जी के वनवास से भी बुरा है। अगर रिया से इस साल शादी नहीं हुई तो वो तो किसी कपूर या खन्ना के साथ सेट हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। आर्यन वापस कमरे में जाकर रिया को वीडियो कॉल करता है। हाय रिया डार्लिंग, तुम्हें पता है मैं घर की इन बड़ी बड़ी पार्टियों से कितना ऊब गया हूँ। मन करता है तुम्हें लेकर अपनी पुश्तैनी हवेली चला जाऊं। पुश्तैनी हवेली? आर्यन, तुमने तो कभी बताया नहीं। अरे यार, क्या बताऊं, शो ऑफ करना मेरी आदत नहीं। गांव में हमारी जो हवेली है ना, वो राजा महाराजाओं के जमाने की है। इतनी बड़ी कि अगर तुम एक कोने में खड़ी होकर मुझे आवाज दोगी तो मुझ तक पहुंचने में आवाज को 2 मिनट लग जाएंगे। वाह, सच में? और नहीं तो क्या। गांव में जहां तक नजर जाती है वहां तक जमीन अपनी ही है। सारे ट्रैक्टर, सारे खेत, सब बाबा आदम के जमाने से हमारा ही है। हमारे यहाँ पैसा अलमारियों में नहीं, बोरियों में भरकर गोदाम में रखा जाता है। बस ये शहर की जिंदगी में दब गया हूँ, वरना हम तो असली खानदानी हैं। ओह माय गॉड आर्यन, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। मैं अब भी मम्मी पापा से बात करती हूँ, उन्हें रॉयल चीजें बहुत पसंद है। तब रिया अपने मम्मी पापा को आर्यन के बारे में बताती है। कहती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, और वो कितनी अच्छी फैमिली और अमीर फैमिली से बिलोंग करता है ये भी बताती है। पापा, आर्यन बहुत अमीर है। गांव में उनकी हवेली है जैसे फिल्मों में होती है। अनगिनत जमीन जायदाद है। हमें कोई मिडिल क्लास घर नहीं मिलेगा, वो तो सीधे राजमहल है। ठीक है बेटा, पैसा अपनी जगह है, पर खानदान देखना जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही उनके घर चलते हैं, उनके सामने बैठकर बात कर लेंगे। रिया की फैमिली रिया के रिश्ते की बात करने के लिए आर्यन के परिवार के घर जाती है। अरे आप लोग अचानक? देखिए ठाकुर साहब, हमें आपकी और आर्यन की सादगी बहुत पसंद आई। हमें रिया ने सब कुछ बता दिया है। हम चाहते हैं कि बच्चों की शादी पक्की कर दे, पर हमारी एक शर्त है। ये बात सुनते ही अम्मा खुश हो जाती है कि फाइनली मेरे बेटे की शादी तो हो रही है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आर्यन ने उन्हें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, बस शादी हो जानी चाहिए। शर्त? कैसी शर्त भाई साहब, आप तो बस हुक्म कीजिए। हमें शहर की होटलों में शादी नहीं करनी। रिया ने बताया आपकी गांव में बहुत शानदार हवेली है। हम चाहते हैं कि शादी वहीं गांव की हवेली में पूरे शाही अंदाज में हो। गांव? अंकल, वहां बहुत शांति है, आप शहर के लोग बोर हो जाएंगे। नहीं आर्यन, मुझे वही देसी वाइब चाहिए। तुम्हारी तो आलीशान हवेली देखनी भी है मुझे। अबे ओए, हवेली तो खंडहर हो चुकी है, और वहां तो तेरे चाचा ताऊ और मौसी के बेटों का भी हिस्सा है। वो लोग तो हमें घुसने भी नहीं देंगे। पापा चुप रहो ना, अगर अभी हाँ नहीं बोला तो 5 साल तक कमारा बैठना पड़ेगा। मैं सबको मना लूंगा, बस हाँ कर दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हवेली तो हमारा गर्व है, वहीं होगी शादी। शादी के बाद फाइनल होने पर वो गांव चले जाते हैं और हवेली पर पहुंचते तब देखते हैं कि हवेली धूल से सनी है, जाले लगे हैं, आंगन में गाय भैंस बंधी है। वहां आर्यन के चाचा ताऊ और 10 रिश्तेदार पहले से ही खाट बिछाकर हुक्का पी रहे हैं। क्यों बे गुलाब, सुना है ठाकुर का बेटा शहर से आ रहा है अपनी शादी करने? हाँ मालिक, और सुना है साथ में शहर की मेम भी ला रहा है। इस घर की दहलीज पर पैर रखने की हिम्मत कैसे की उसने? हमारा हिस्सा दिए भी नहीं, यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। आने दे उसे, ऐसा स्वागत करेंगे कि शहर भागना भूल जाएगा। अरे छोटे मालिक आ गए, आओ आओ आओ, हवेली में आपका स्वागत है। बस जरा संभल के चलना, ऊपर वाले कमरे की छत पिछले महीने गिर गई थी ना, तो अब वहां से सीधे तार दिखते हैं। ऊपर रूफ का मजा मिलेगा आपको। चुप कर गुलाब। देख बेटा, तेरे चाचा और ताऊ अंदर मोर्चा संभाल के बैठे हैं।
वो कह रहे हैं जब तक उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलता सगाई का टेंट नहीं लगने देंगे। तभी अंदर से ताऊ वीरेंद्र अपनी लाठी पटकते हुए बाहर आते हैं। क्यों बे ठाकुर, शहर जाकर हवेली भूल गए थे? अब सगाई करनी है तो याद आई। साफ कह देता हूँ, इस आंगन के बीचों बीच जो नीम का पेड़ है वो मेरा है, उस पर कोई लाइट नहीं लगाएगा। अरे ताऊ जी, आपकी लाठी को सलाम। आप नीम ले लो चाहे जड़ ले लो, बस 2 दिन सगाई होने दो। रिया और उसके घर वालों के सामने मेरा इमेज खराब मत करो। और मेरा क्या, रसोई पर मेरा कब्जा है। अगर मेरी बेटी को सगाई में आईफोन नहीं मिला तो कढ़ाई में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाल दूंगा, फिर खाते रहना शहर वाले बटर पनीर। चाचा, आप आईफोन की बात कर रहे हो? मैं आपको आईफोन का कवर भी दिलवाऊंगा और फोन भी। बस ये कह देना कि ये पूरी हवेली मेरी है। मालिक, चाचा को तो मना लिया, पर बुआ का क्या? वो तो कह रही है जब तक उन्हें सोने का सिक्का नहीं मिलता वो सगाई में गाली वाले गीत गाना बंद नहीं करेगी, मेहमानों के कान फाड़ देंगी वो। हे भगवान, ये शादी है या कुरुक्षेत्र का मैदान? एक एक को रिश्वत देते देते मेरा सर सच में खोखला हो जाएगा। अरे ओ आर्यन, रिया के घर वाले आ रहे हैं, जल्दी से इस टूटे हुए सोफे पर मखमली चादर बिछा दे, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि सोफे के अंदर रुई नहीं पुरानी बोरी भरी है। रिया का परिवार पहुंचने से पहले आर्यन हवेली की थोड़ी बहुत मरम्मत करवा देता है और सबको पटा लेता है कि ये हवेली मेरी है, ऐसा कहना है। सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। शहर से रिया के घर वाले सज धज कर आ चुके हैं। आर्यन ने शेरवानी पहनी है, पर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है क्योंकि पूरा खानदान आंगन में डेरा डाले बैठा है। अबे ओ गुलाब, ये सामने जो पीली साड़ी में महिला बैठी है और जिनका मुंह गुब्बारे जैसा फूला हुआ है, ये कौन है? मालिक, ये आपकी दूर की मौसी की ननद है। सुबह से कलेश मचा रखा है। क्या रही है, शहर वालों को पनीर टिक्का खिलाया जा रहा है और इन्हें सिर्फ आलू गोभी। अरे भाई, हमें क्या, हम तो गरीब ठहरे। शहर की बहू आ रही है ना, तो पुराने रिश्तों को तो कूड़ेदान में ही डाल दिया होगा। ए बिमला, देख रही है, हमें जो पानी दिया है वो स्टील के गिलास में है और उनको कांच के गिलास में। हमारी इज्जत की तो कोई कीमत ही ना है। अरे मौसी जी, आप तो मेरी जान हो। वो कांच के गिलास तो टूट जाते हैं, आप तो खानदान की स्टील जैसी मजबूत कड़ी हो ना, इसलिए। अरे रहने दे बेटा, ज्यादा मक्खन मत लगा वरना फिसल जाएगा। मुझे सोने की अंगूठी नहीं चाहिए, बस इतना बता दे कि उस रिया की माँ ने जो हार पहना है वो असली है या पीतल का। मुझे तो रोज गोल्ड लग रहा है। तभी फूफा जी, जो एक कोने में खटिया पर बैठे थे, अचानक खड़े हो जाते हैं और अपनी चप्पल पटकते हैं। बस बहुत हुआ तमाशा, मैं अभी घर जा रहा हूँ। अरे जीजा जी, क्या हुआ? अभी तो सगाई का टीका भी नहीं लगा। टीका क्या, खाक लगेगा? सगाई का कार्ड देखा तुमने? उसमें मेरा नाम ठाकुर वीर प्रताप की जगह सिर्फ वीरू लिखा है। क्या मैं तुम्हारा लंगोटिया यार हूँ? पूरे गांव में मेरी साख है और तुमने मुझे वीरू बना दिया। मैं नहीं रुकने वाला। एक रिश्तेदार को मनाना मतलब बम डिफ्यूज करना है ऊपर से ये। अब फूफा जी, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले की गलती है। उसने वीर लिखा था, पर उसे लगा आप इतने जवान दिखते हो कि वीरू ज्यादा सूट करेगा। आप तो हमारे गब्बर हो जी। अब बैठिए ना। आर्यन, ये तुम्हारे फूफा जी इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और वो कोने में बैठी लड़कियां मुझे देखकर अपनी भाषा में क्या बुदबुदा रही है? अरे वो तो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रही है, कह रही है कि शहर की अप्सरा आ गई है। गांव में तारीफ ऐसे ही होती है, थोड़ा अग्रेसिव होकर। तभी चचेरी मौसी की भांजी पिंकी, गांव वाली, बीच में आ जाती है। भैया, मुझे तो अभी तक सगाई का शगुन नहीं मिला और सुना है रिया भाभी के पास बहुत महंगे सैंडल है। मुझे भी वैसे ही चाहिए, वरना मैं सगाई की अंगूठी वाली थाली लेकर छुप जाऊंगी। ढूंढते रहना फिर। तभी गुलाब सिंह बीच में कहता है, अरे पिंकी बिटिया, थाली छोड़ो, अभी तो असली ड्रामा बाकी है। चाची जी कह रही है उन्हें सगाई के खाने में लहसुन प्याज नहीं चाहिए। ताऊ जी कह रहे बिना प्याज के वो खाना छुएंगे नहीं। रसोईया तो सिर पकड़ के बैठ गया। अरे ओ ठाकुर, ये शहर वाले समझी जी क्या देख रहे हैं? उनसे कहो ये जो हवेली के ऊपर वाला झंडा है वो मेरे हिस्से में आता है, वहाँ फोटो नहीं खिंचवाएंगे वो। अरे बस करो, सगाई हो रही है या नीलामी? चुप करना आर्यन। फूफा को 2 डब्बे मिठाई एक्स्ट्रा भिजवा दिए हैं और मौसी को बोल दिया है कि हार असली है। तू बस रिया को संभाल, कहीं वो ये सब देखकर वापस शहर ना भाग जाए। ठाकुर साहब, ये माहौल कुछ मतलब सब लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे गांव का प्यार है। यहाँ लोग दिल से बात करते हैं ना, आवाज थोड़ी बुलंद हो जाती है, इसे अफेक्शन कहते हैं भाई साहब, अफेक्शन। हाँ जी, इतना अफेक्शन है कि कल तक आधे लोग एक दूसरे का सिर ना फोड़ दे। हवेली को पूरी तरह से सजाया गया था। आर्यन हलवाई के पास खड़ा हुआ। क्या मतलब है पनीर खत्म हो गया?
अभी तो सिर्फ दूल्हे के खास लोग आए। मालिक क्या करूं, आपने कहा था 500 लोग आएंगे या 2000 के ऊपर की भीड़ है, और ये लोग खा नहीं रहे, सीधे हमला कर रहे हैं। वो जो नीली कमीज वाले सज्जन है, उन्होंने अकेले ही 6 प्लेट रसमलाई गायब कर दी है। कह रहे हैं हवेली की शादी है, कसर नहीं छोड़ेंगे। छोटे मालिक गजब हो गया। बाहर गेट पर टेंट वाला, बिजली वाला और डेकोरेशन वाला खड़ा है। कह रहा है जब तक रेनोवेशन का बचा हुआ 2 लाख नहीं मिलेगा वो जनरेटर बंद कर देंगे। और वो देखो आपके चचेरे फुफेरे भाई के साले की बुआ का लड़का भी अपने पूरे मोहल्ले के साथ बस भर के आ गया है। कह रहा है कि हवेली की शादी में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। हे भगवान, ये शादी है या कुंभ का मेला। गुलाब, उस टेंट वाले को बोल कि कल सुबह बैंक खुलते ही दे दूंगा, और इन बिन बुलाए बारातियों को कहो कि खाना खत्म हो गया है, सिर्फ पानी और बूंदी बची है। मालिक अगर ऐसा कहा तो वो लोग पानी नहीं हमारा खून पी जाएंगे। उधर चचा धर्मपाल ने फिर मोर्चा खोल दिया है। कह रहे हैं उनके हिस्से की दीवार पर वेलकम रिया क्यों लिखा है, उसे तुरंत पुतवाओ वरना वो दुल्हन की विदाई नहीं होने देंगे। तभी बाबूजी और अम्मा एक कोने में दबे पांव आते हैं। दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। आर्यन बेटा, मेरी तो जान निकल रही है। ये हवेली की मरम्मत और पुताई में ही सारा खूखा खाली हो गया। अब ये लेन देन सर पर चढ़े हैं। मैंने तो सोचा था गांव में शादी सस्ती होगी, यहाँ तो शहर के 5 स्टार होटल से भी महंगा पड़ रहा है। और ऊपर से वो मौसी सगाई में हार दिया था, अब कह रही है भांजे की शादी है तो क्या नथनी नहीं मिलेगी। अरे नथनी कहाँ से दूं, यहाँ तो घर के गहने गिरवी रखने की नौबत आ गई है। मम्मी पापा आप लोग चुप रहिए। रिया के घर वाले उधर खड़े होकर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि गांव की शादियां कितनी ग्रैंड होती हैं। उन्हें क्या पता है कि हम अंदर से दिवालिया हो चुके हैं। बेटा अरेंजमेंट तो बहुत शानदार है, पर वो गेट पर कुछ लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? और खाना, मुझे लगता है प्लेटें खत्म हो गई है क्या? अरे अंकल, वो शोर नहीं है, वो तो गांव के रीति रिवाज है। लेनदारों का, मेरा मतलब है मेहमानों का स्वागत हम शोर मचाकर ही करते हैं। और प्लेटें तो हमने इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट रखा है ना, लोग हाथों पर रखकर खाने का मजा ले रहे हैं। तभी कि इतने सारे लोग कौन है? मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानती। मैं खुद नहीं जानता ये कौन है। डार्लिंग, ये सब हमारे वेल विशेस है, गांव का प्यार है, मना नहीं कर सकते। तुम बस मुस्कुराओ, फोटो बहुत अच्छी आ रही है। मौलिक जनरेटर बंद हो गया, टेंट वाले ने तार काट दी, कह रहा है रोकड़ा दो वरना अंधेरे में शादी रचाओ। हवेली में अंधेरा छा जाता है। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। मौसी और चाची के कलेश की आवाजें अंधेरे में और साफ सुनाई देती है। देख लो, बोले था ना ये शहर वाले खोखले हैं, बत्ती गुल डब्बा गुल, अब क्या मोमबत्ती में टीका होगा। अरे जनरेटर क्या बंद हुआ, मेरी तो किस्मत फूट गई। ठाकुर, पैसे नहीं थे तो इतना बड़ा ढोंग क्यों रचाया, मेरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। ये भगवान, मैं कहाँ फंस गया, ये कौन से झमेले में पड़ गया हूँ। इससे तो अच्छा था कि मैं 5 साल कुंवारा ही रह जाता। हवेली के चक्कर में खुद को ही नीलाम करने वाला हूँ। जैसे तैसे करके सगाई हो जाती है। आर्यन कैसे भी मैनेज कर लेता है। अगले दिन शादी की तैयारी होती है। वो दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार है। आर्यन शेरवानी पहनकर सहरा सजाए घोड़े पर बैठा है। बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन जैसे ही घोड़ा हवेली की दहलीज पर कदम रखता है, संगीत अचानक थम जाता है। सामने लेनदारों की फौज और नाराज रिश्तेदारों का मजमा खड़ा है। ओए दुल्ला राजा, भले घोड़े से नीचे उतर, जब तक पिछला हिस्सा बराबर नहीं होगा ये 12 हाथ अंदर नहीं जाएगी। हमारी मेहनत का पैसा क्या पेड़ पर उगता है? और लेनदार भी मौके का फायदा उठाते हुए बीच में बोलते हैं, और मेरा हिस्सा, इस हवेली के इस दरवाजे की जो चौखट है वो मेरे बाप के हिस्से में आई थी, बिना मेरी मर्जी के इस पर पैर रखकर दिखाओ। और हमारा सोने का हार, बोला था ना भांजे की शादी में कुछ कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो खाने की प्लेटें ही कम पड़ गई, हमारी इज्जत का क्या, हम ये शादी नहीं होने देंगे। हंगामा बढ़ जाता है। रिया और उसका परिवार ये सब देख रहे होते हैं। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से घोड़े से नीचे उतरता है और सीधा रिया के पास जाता है। बस बहुत हुआ। रिया, अंकल, आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला। मैं कोई करोड़पति या अरबपति नहीं हूँ। ये हवेली मेरी नहीं है, इसमें 20 हिस्सेदार हैं और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अरे आर्यन, ये क्या कह रहा है? चुप हो जा बेटा, नहीं तो तेरी शादी अधूरी रह जाएगी। नहीं पापा, अब और नहीं। रिया, ये सब नाटक मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर इस साल शादी नहीं हुई तो मांगलिक दोष के चक्कर में मैं 5 साल कंवारा रह जाऊंगा और तुम मुझे छोड़ दोगी। मेरे पास कोई बोरियों में भरा पैसा नहीं है, उल्टा इस हवेली की पुताई के चक्कर में मैं कर्ज में डूब गया हूँ। मैं एक मामूली नौकरी करने वाला लड़का हूँ। अब तुम चाहो तो ये शादी तोड़ सकती हो। आई एम सॉरी। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आर्यन सिर झुकाए खड़ा है। तभी रिया आगे बढ़ती है और मुस्कुराने लगती है। आर्यन, मुझे ये सब पहले दिन से ही पता था। क्या, तुम्हें पता था? हाँ, जिस दिन मैं यहाँ आई थी उसी दिन गुलाब सिंह ने मुझे सब बता दिया था कि हवेली की छत टपकती है और तुम्हारे चाचा ताऊ कैसे हैं।
और पापा ने भी तुम्हारी कंपनी में फोन करके तुम्हारी असली सैलरी पता कर ली थी। तो फिर तुम यहाँ रुकी रही इस कलेश के बीच? बेटा, हमें तुम्हारी हवेली या जमीन से मतलब नहीं था। हम बस ये देखना चाहते थे कि तुम रिया के लिए किस हद तक जा सकते हो। तुमने इस खटारा हवेली को महल बनाने के लिए जो पापड़ बेले, उससे हमें समझ में आ गया कि तुम रिया को खुश रखने के लिए दुनिया से लड़ जाओगे। और आर्यन, मुझे तुम्हारी अमीरी से नहीं, तुमसे प्यार है। और सबसे बड़ी बात, तुमने आज सबके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। मेरे लिए यही सबसे बड़ा शगुन है। अरे वाह छोटे मालिक, आप तो हार कर भी जीत गए। अब ये लेनदारों का हिसाब मैं देख लूंगा, आप बस फेरे लीजिए। अरे जब शहर वाले मान गए तो हम क्यों फालतू में गला फाड़ रहे हैं। चलो अब कम से कम पूरी कचौड़ी तो खा लेने दो। बैंड बाजा फिर से बजने लगता है। आर्यन और रिया की शादी धूमधाम से होती है। आर्यन को समझ में आ जाता है कि प्यार के लिए हवेली नहीं, सच्चाई की नींव जरूरी होती है। मैंने बोल दिया ना पापा, मैं नहीं जाऊंगी लड़का देखने, बस तो बस। लेकिन क्यों? एक बार लड़का देख तो लो, पसंद ना आया तो मना कर देना। आप क्या चाहते हैं बताइए? जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बचा है मुझ में, आप वो भी खत्म करना चाहते हैं क्या? बाप हूँ मैं तेरा, तेरे लिए अच्छा ही चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तूने मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रखा है। हाँ, अगर आपने दोबारा मेरी शादी की बात की या किसी लड़के की बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पापा हो, समझे आप? तो तू क्या चाहती है कि जिंदगी भर अपनी बेटी को कुंवारा देखूं? अरे कितनी तकलीफ होती है पता भी है तुझे? अच्छा, अपनी तकलीफ का तो सोच लिया आपने, लेकिन क्या आपने मेरी तकलीफ के बारे में सोचा है? नहीं ना। क्या सोचेंगे आप? क्यों सोचेंगे आप? आपको तो बस मेरी शादी कराने की पड़ी है। अरे बेटा, लेकिन तू समझ, थोड़ी जरूरी ना है कि पहले जैसे हुआ है फिर से वैसा ही होगा। हो सकता है इस बार लड़का तुझे पसंद आ जाए बेटा, एक बार देख तो ले मेरी बच्ची। नहीं पापा, मैंने बोल दिया ना, बस बोल दिया। अब प्लीज आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। कल मुझे कॉलेज में फाइल देनी है, बहुत काम करना है। ठीक है। हाय सौम्या, फाइल कंप्लीट हो गई? हाँ यार, जैसे तैसे हो गई। पूछ मत, इतनी मेहनत लगी है ना, एक हफ्ते से ना ढंग से खाया है ना पिया है। तेरी फाइल हुई? हाँ हो गई है। वैसे मेरी फाइल जय ने बनाई है, मैंने थोड़ा बहुत ही काम किया है उस पर। वाह यार जानवी। हाँ, अब वो बस आ जाए टाइम पर, लेट ना हो जाए। हाय जानवी। ओह तुम आ गए? हाय, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, सब अच्छे से हो गया? हाँ, तुम एक बार चेक कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत आए तो बताना। ठीक है, मैं देख के बताती हूँ। ओके। वैसे जानवी, जय अच्छा लड़का है। हाँ अच्छा ही है। अरे तू सुन रही है? हाँ भाई सुन रही हूँ, अच्छा लड़का है जय। तू हाँ क्यों नहीं बोल देती जय को? कितना पसंद करता है वो तुझे। देख सौम्या, मैं फिर से वही बातें नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों जानवी, एक बार जय को मौका तो दे के देख। नहीं सौम्या, मुझे नहीं है भरोसा। भरोसा करना पड़ता है जानवी, जय कितने टाइम से वेट कर रहा है। तू जो कहती है, तेरे कहने से पहले वो सब कुछ हाजिर कर देता है, सब कुछ तो करता है तेरे लिए। नहीं यार, तू नहीं समझ रही। क्या नहीं समझ रही सौम्या? जय तुम कब आए? मैं अभी आया, तुमसे पूछने आया था कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे दिक्कत दिखी तो नहीं अब तक, और लग भी नहीं रहा कि आगे कोई दिक्कत होगी। थैंक यू जय, अगर तुम ना होते तो मेरी फाइल ना बन पाती। थैंक यू सो मच। अरे तुम्हारे लिए कुछ भी, अगर कोई और दिक्कत होगी तो बेझिझक बता देना। ओके? श्योर। देखा जानवी? हाँ देखा, चल अब ज्यादा मत बोल। मुझे क्या है, तू ही पछताएगी, देखना। चल ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अभी भी सोच ले, टाइम है, अगर कोई और पटा लिया उसे तो देखना। बस करना सौम्या, कितना पकाएगी? धीरे धीरे बोल के ये लोग मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स लाकर ही मानेंगे। पापा, ये लोग कौन है? अरे बेटा, ये तेरे रिश्ते के लिए आए हैं। अरे जानवी, तुम आ गई। जी पापा, आपने बताया भी नहीं मुझे। हाँ बेटा, वो टाइम ही नहीं मिला बताने का, मुझे खुद कुछ देर पहले ही पता चला। वो क्या है ना, ये लोग यहीं से गुजर रहे थे तो सोचे देखते चले। अच्छा हुआ तू भी आ गई। हाँ अच्छा तो हुआ, हमें भी पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि मुझे मेरे बेटे का रिश्ता इससे तो नहीं कराना। लेकिन क्यों? अरे विक्रम जी, आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी इतनी एज्ड है। शालिनी जी, आपका बेटा भी तो 42 साल का है। हाँ, लेकिन हमें इतनी बूढ़ी लड़की नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा विक्रम जी, हम चलते हैं अब। अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रही हैं? मिल गई खुशी आपको? बेटा, मैंने मना किया था ना आपको। हाँ, बोझ लगती हूँ क्या मैं, जो आप मेरी शादी करके मुझे भेजना चाहते हैं? नहीं बेटा, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ बस। खुश रहने के लिए आप काफी हो पापा, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं कब तक रहूंगा बेटा, तुझे अभी समझ नहीं आ रहा,
लेकिन बाद में तुझे बहुत अकेला महसूस होगा। तब की तब देखेंगे पापा। वैसे भी आज बहुत दिमाग खराब हो गया है मेरा। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे सुन तो, कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुन ले। ये लड़की भी ना एक बात नहीं सुनती है मेरी। मैं भी क्या करूं, एक ही तो बेटी है मेरी, हार जाता हूँ उसके सामने। कितनी बार कहा है पापा को, समझ ही नहीं आता उनको। पता नहीं क्यों जय मेरे दिमाग में चल रहा है। बात कर ही लेती हूँ उससे। हाय जय। हाय जानवी, सब ठीक? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही फोन कर लिया। कुछ तो बात है, बताओ मुझे। तुम्हें कैसे पता चल जाता है सब? पता नहीं, लेकिन पता चल जाता है। कुछ नहीं। आज पापा फिर से रिश्ते वाले को बुलाए थे और फिर वही हुआ, उन्होंने मना कर दिया, जबकि मैंने पापा को मना किया था कि वो ना बुलाएं किसी रिश्ते वाले को। अच्छा, तो ये बात है। देखो जानवी, इन लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। अच्छा, इतनी अच्छी हूँ क्या मैं? तुम बहुत अच्छी हो, इतनी कि तुम्हें खुद भी नहीं पता, या शायद पता है लेकिन तुम शो ऑफ नहीं करती। अच्छा। हम्म। जय, शादी करोगे मुझसे? मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अच्छा तो ठीक है फिर, आई एम रेडी टू मैरी यू। तुम घर वालों से बात कर लो। सच? ठीक है, मैं अभी जाके सबको बताता हूँ। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन ये खुशखबरी देना भी तो बनता है। आराम से जाओ, शादी की तैयारी करो। जानवी तुम, आओ आओ। पापा, मैंने सोच लिया है, मैं जय से शादी करूंगी। क्या? सच में? हाँ पापा, मुझे पता चल गया है कि इस बची हुई जिंदगी में आपके बाद अगर कोई है जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, जो मेरी केयर करता है, तो वो जय है। लेकिन बेटा, तुम्हें पता है ना कि जय की उम्र तुमसे 10 साल छोटी है। क्या उसके घर वाले तुम्हें अपनाएंगे? हाँ पापा, जय ने अपने घर पर बात कर ली है। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो अच्छी बात है। तुम बस खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ पापा, मुझे लगता है कि जय के साथ मैं खुश रहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। अब तुम खुश हो तो तुम्हारी खुशी में मैं भी खुश हूँ। लेकिन जानवी, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता देना, झिझकना मत। ओके पापा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ। फाइनली आप जो चाहते थे वो होने जा रहा है। हाँ, मैं खुश हूँ बहुत। कुछ समय बाद जानवी और जय की शादी हो जाती है और जानवी अपने ससुराल आ जाती है। जानवी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम पेंडिंग था तो वही निपटा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम कर लो। मैं जरा मोहल्ले में एक लोग के घर पूजा है तो होकर आ जाती हूँ दीदी के साथ। पर मम्मी, उन्होंने मुझे भी लाने के लिए बोला था ना। हाँ बेटा, लेकिन तू तो काम कर रही है ना। मम्मी मैं बस 5 मिनट में तैयार हो लेती हूँ, मेरा काम खत्म हो ही गया है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो जल्दी जाना है ना, खत्म होने वाला होगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, समझ बेटा। पर मम्मी मैं बोर हो जाऊंगी। अरे तो टीवी देख लेना, नेटफ्लिक्स देख लियो, अभी मुझे जाने दे, तू आराम कर, ठीक है? ठीक है मम्मी। अजीब है, मम्मी ने मुझे एक बार भी पूछा नहीं कि चलेगी या नहीं, खुद ही बोल दिया कि काम कर रही है और मेरे बोलने पर भी मुझे लेकर नहीं गई। कहीं मम्मी को अभी भी मेरी एज से दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो दिक्कत तो कब की खत्म हो गई थी। बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी ले आती हूँ किचन से। जानवी किचन में पानी लेने जाती है। वहीं पर कोमल अपनी ननद शिखा से बात कर रही होती है। जानवी बाहर से ही उसकी बातें सुन लेती है। वैसे भाभी, जानवी को भी ले चलना है ना? अरे नहीं दीदी, उसको क्यों लेकर जाएंगे? मम्मी अभी तक गई नहीं, लेकिन उन्हें तो लेट हो रहा था। लेकिन क्यों, ले चलते हैं ना। अरे बेइज्जती करानी है क्या दीदी? वैसे ही बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन अब अपना तमाशा अपने हाथों से थोड़ी बनवाऊंगी उसको ले जाकर। हाँ वो तो है। तो फिर बेटे की खुशी के आगे झुक गए तो क्या हुआ, उसको साथ में मैं तो लेकर नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, चलिए हम दोनों ही चलते हैं। अरे रुक जा, अभी टाइम है, इतना क्यों जल्दी जल्दी कर रही है? अच्छा ठीक है, मुझे लगा कहीं लेट ना हो जाए। अरे अभी बहुत टाइम है, अगर आपको थोड़ा टचअप वगैरह करना हो तो जाइए कराइए, मुझे इन सब की जरूरत नहीं। आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। ओह, तो मैं सही थी। माँ को अभी भी मुझसे दिक्कत है, मेरी एज से दिक्कत है, और मुझे साथ में ले जाने से समाज वाले उनका मजाक न बनाए, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। अरे दिक्कत में है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना बोला था कि इनके बेटे को मेरे पीछे पीछे घूमने को। हाँ। अरे क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? जाके पूछो ना अपनी माँ से। अगर मैंने जय को बता दिया ना तो माँ की खैर नहीं, लेकिन ऐसा करूंगी तो माँ सामने से भड़क जाएंगी और मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। अरे बोलो भी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा मूड स्विंग हो रहा है। अच्छा जी, ऐसा है तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। सच?
मच। जय, यू आर सो क्यूट। थैंक यू। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ गाड़ी के पास। ठीक है। अरे जानवी, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वो माँ, जय मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहे हैं। और तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जरा अपनी उम्र का तो लिहाज कर। ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं क्या? क्या दिक्कत है माँ इन कपड़ों में? कंफर्टेबल तो है। और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पे मैं जय के साथ साड़ी पहन के थोड़ी जाऊंगी। हाँ, लेकिन मैक्सी ड्रेस या सूट पहन लेती। तूने तो मिनी ड्रेस ही पहन ली। मोहल्ले में लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे बहू की उम्र तो 40 की है और हरकतें 20 की। कुछ नहीं कहेंगे माँ मोहल्ले वाले। और अगर कहते भी हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग हमारा घर थोड़ी चलाते हैं। तुम आजकल के बच्चों को समाज से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग तो बस ऊट पटांग हरकतें कर लेते हो, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद खामियाजा घर वालों को ही भुगतना पड़ता है। वैसे भी जय की गलती का खामियाजा तो भुगत ही रहे हैं। कौन सी गलती माँ? कोई गलती नहीं, अब जा रही है तो जा। बताइए ना माँ। अरे क्यों दिमाग का भजिया बना रही है जानवी? जा ना जहाँ जा रही थी, और देख, थोड़ा देख दाख कर जाना। ठीक है मम्मी। क्या हुआ, मुंह क्यों बना है? कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन बताओ तो सही क्या बात है? कोई बात नहीं है जय, बोला था ना कि मूड स्विंग हो रहे हैं तो बस वही। अच्छा तो चलो अभी मूड सही करता हूँ तुम्हारा। पता नहीं कब माँ मुझे एक्सेप्ट करेंगी। जानवी, थोड़ा जल्दी हाथ चला बेटा, इतना धीरे धीरे कौन मटर छीलता है? वो माँ, मैंने कभी किया नहीं है ना, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। क्या तुम 40 की हो गई हो और तुमने कभी मटर नहीं छीले? नहीं बुआ जी, हमारे बंगले पे तो कुक आती थी, वही ये सब करती थी। अच्छा, चाहे जो भी हो, ये सब करना तो चाहिए कभी। मान लो कभी अकेले पड़ गई तो क्या करोगी? ऑर्डर कर लूंगी, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बात को समझो जानवी, 40 साल की हो, छोटी बच्ची तो नहीं हो। तुम्हारे वक्त में हमने पता नहीं कितने काम निपटा लिए थे। अरे 10 साल का था मेरा जय। माँ, वो वक्त अलग था, आपकी सिचुएशन भी तो अलग रही होगी। अब मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ भाई, तुम बड़े बंगले की जो ठहरी। नहीं, ऐसा नहीं है। चल जल्दी कर, बात करने बैठती है और देर लगाती है, वैसे ही इतना लेट हो चुका है। अरे कोमल जी, क्या हो रहा है? अरे आप लक्ष्मी जी, आइए आइए ना। जानवी अंदर जा। क्या मम्मी जी, कुछ कहा आपने? नहीं तो कुछ नहीं कहा। कोमल जी, ये बहू है आपकी? आपने अपनी बहू तो दिखाई ही नहीं हमें। नहीं नहीं, ये मेरी बहू नहीं है, ये तो मेरी बहन की बेटी है। पर इसने तो आपको मम्मी कहा। अरे वो मासी हूं ना मैं इसकी, मतलब माँ जैसी, तो कभी कभी मम्मी भी बोल देती है। एकदम अपनी माँ समझती है मुझे, मैं भी अपनी बच्ची ही मानती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। अरे बहुत बड़ा दिल है भाभी का। मम्मी, जा बेटा, अब तू कमरे में जा, मैं आती हूँ अभी। मम्मी, जा ना बेटा। जा रही हूँ। माँ, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं बहू हूँ आपकी? आपको दिक्कत है ना मुझसे? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दिक्कत है तुझसे? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं माँ, मुझे पता है कि मेरी एज ज्यादा होने की वजह से आपको शर्म आती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो कैसा है माँ, बताइए ना। वो बेटा, अभी तक मैंने बहू की मुंह दिखाई नहीं की है ना। अब लक्ष्मी जी को अगर पता चल जाता कि तू मेरी बहू है तो सबको जाके बता देती कि फलाने की बहू कितनी सुंदर है, तो मुंह दिखाई का मजा खराब हो जाता ना बेटा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पता है माँ कि सच क्या है। आप कितनी भी बातें बना ले, मुझे सब समझ में आता है। तू जैसे कुछ मत कहना बेटा, ठीक है? नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है माँ। माँ, हम निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ माँ, मैं पहुंच के फोन करूंगा। ठीक है, आराम से जाना जानवी बेटा, और खुश रहना। ठीक है मम्मी। बेटा, वो जैसे बताया तो नहीं तूने? नहीं मम्मी। ठीक है बेटा, बताना भी मत। ठीक है माँ, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बेटा, आ गए तुम लोग, आओ आओ। हाँ पापा जी, आ गए। कैसी है जानवी बेटा? ठीक हूँ पापा। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रही है, कोई बात है क्या? नहीं नहीं पापा, ठीक हूँ मैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जय के होते हुए मैं ना खुश हो सकती हूँ क्या? क्या बात है जय, मेरी बेटी का ख्याल तो रखते हो ना? हाँ पापा जी, बिल्कुल। अगर मेरी बेटी को कोई परेशानी हुई तो याद रखना, इस बड़े बंगले के छोटे जमाई हो तो क्या हुआ, बख्शे नहीं जाओगे। अरे नहीं नहीं पापा जी, जानवी बहुत खुश है, आप उसी से पूछ लीजिए ना, और आपको यकीन नहीं है मुझ पर? सच बोलो तो नहीं, बाप हूं ना,
खुद के सिवाय किसी पर भरोसा नहीं होता अपनी बेटी के लिए। कोई नहीं पापा जी, मैं समझता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम खुश हैं, जानवी भी खुश है। आओ बैठो। वैसे पापा जी, अरे विक्रम, अरे रामजी भाई, आप आइए आइए। अरे क्या हो रहा है भाई, बिटिया के आने पे बाकी सब भूल गए? अरे नहीं नहीं, तो यही है आपका दामाद? हाँ, ये है हमारे बड़े बंगले के छोटे जमाई। मिलके अच्छा लगा, आइए आइए। चलो जय, तुम रूम में आराम कर लो। अरे जय बेटा, वो 2 गिलास पानी ले आएगा। पापा मैं ले आ रही हूँ। अरे जय ले आएगा ना, वो वहीं पे तो खड़ा है। हाँ मैं ले आता हूँ। हाँ बेटा। जय, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा पापा ने पानी लाने के लिए कहा तो? नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है कि पापा खुश नहीं है। नहीं नहीं जय, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पापा तो बहुत खुश हैं कि मेरी शादी हो गई। हाँ लेकिन मुझसे हुई है, उन्हें वो खटकता है। वो मेरे लिए बस थोड़ा कंसर्न्ड है। वैसे सच बोलूं तो असल में मैं माँ को थोड़ा खटकती हूँ। क्या? हाँ, एज की वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके साथ कहीं आऊं जाऊं। अगर ऐसा है तो मैं माँ से बात करूंगा। नहीं जय, तुम माँ से कुछ नहीं कहोगे, माँ ने मुझे मना किया था। और देखो, दिक्कत तो है ही ना, आखिर 10 साल का डिफरेंस है हम दोनों में, तो घर वालों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये तुम मुझसे कह रही हो? कितनी अंडरस्टैंडिंग हो तुम जानवी। हाँ लेकिन कभी कभी ये सब देख सुनकर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाते, जहाँ कोई भी ना हो। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लोग तो होंगे, और अगर लोग होंगे तो वहां भी तो बातें होंगी ना। हम इस दुनिया में कहीं भी भाग नहीं सकते जानवी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरे लिए तुम काफी हो। तुम हो ना मेरे साथ तो सब ठीक है, और मेरे साथ तुम हो तो मैं भी सही हूँ। इन शॉर्ट, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो सब ठीक है। एग्जैक्टली, दोनों साथ रह के जो भी प्रॉब्लम होगी उसे साथ सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल।